सुंदरपुर नाम के रंग बिरंगे कस्बे में एक प्यारा सा परिवार रहता था। परिवार में थे राजेश, उनकी पत्नी सुनीता, दादी शांति देवी, बेटी रिया और छोटा बेटा चिंटू। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार और हंसी से हमेशा भरा रहता था। एक रविवार की शाम सब लोग टीवी देख रहे थे। तभी एक कुकिंग शो में मसालेदार अंडा चाट दिखाई गई। चाट को देखकर चिंटू की आंखें चमक उठी। मम्मी, मुझे ये अभी खाना है। देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे भी खाना है ये। अरे भाई, अभी नहीं, कल बनाऊंगी। अब दोनों शांत हो जाओ और अभी मुझे घर का काम करने दो। दादी शांति देवी मुस्कुराकर सब देख रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये साधारण सी अंडा चाट जल्द ही पूरे मोहल्ले की चर्चा बनने वाली है। अभी सुबह रसोई में तैयारियां शुरू हो गई। सुनीता अंडे उबाल रही थी कि तभी दादी शांति देवी धीरे धीरे रसोई में आई। बहू, अगर सचमुच स्वादिष्ट चाट बनानी है तो मेरा पुराना मसाला इस्तेमाल करना। कौन सा मसाला माँ जी? दादी ने लकड़ी का पुराना डिब्बा निकाला। उसमें कई तरह के मसाले थे। ये नुस्खा मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। सुनीता ने वही मसाला चाट में मिलाया। कुछ ही देर में ऐसी खुशबू फैली कि पड़ोस तक पहुँच गई। अंडा चाट तैयार हो गई और पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठ गया। राजेश ने पहला निवाला लिया। वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। ये तो होटल से भी अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है। चिंटू बहुत खुश हुआ। दादी और सुनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी समय खिड़की से पड़ोसन कमला ने सब देख लिया और उसके दिल में जलन शुरू हो चुकी थी। कमला पूरे मोहल्ले में अपनी रसोई के लिए मशहूर थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लोग अब सुनीता की अंडा चाट की तारीफ कर रहे थे। एक चाट क्या बना ली, सब उसके पीछे पागल हो गए। अंडा चाट में क्या है, ये तो मैं भी बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ, अगर स्वाद अच्छा है तो लोग तारीफ करेंगे ही। अब तो मेरा भी मन कर रहा है अंडा चाट खाने का। तुम चुप रहो, तुम ज्यादा मत बोला करो, बच्ची हो तुम अभी। उसके मन में जलन की आग और तेज हो गई। कुछ दिनों बाद मोहल्ला समिति ने एक फूड फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया। घोषणा हुई कि जो सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगा उसे मोहल्ला शेफ का पुरस्कार मिलेगा। रिया और चिंटू खुशी से चिल्लाए, मम्मी, आप अंडा चाट बनाओगी? देखना माँ, आप अंडा चाट बनाओगी तो मोहल्ले में शेफ का पुरस्कार आपको ही मिलेगा माँ। हाँ मेरे बच्चों, मैं जरूर इसमें हिस्सा लूंगी, लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि पुरस्कार मुझे ही मिलेगा। पुरस्कार तो किसी को भी मिल सकता है ना, इसलिए सिर्फ पुरस्कार के लिए इसमें हिस्सा नहीं लेना है, हमें सबको अच्छा टेस्टी खाना खिलाना है। उधर कमला ने भी प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा दिया। अब मुकाबला तय था। उसी मोहल्ले में एक नई लड़की रहती थी, निशा। निशा को खाना बनाना और लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वो सुनीता से मिली और बोली, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। सुनीता ने खुशी खुशी उसे अपने साथ जोड़ लिया। हम तो वैसे भी अच्छे दोस्त हैं, तो हम दोनों मिलकर साथ में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। तुम क्या कहती हो सुनीता? अरे, इसमें कहने सोचने वाली क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हम दोनों साथ रहकर साथ में हिस्सा लेंगे। रिया, चिंटू और निशा रोज नई सजावट और नई प्रस्तुति के विचार सोचने लगे। घर में उत्साह का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ कमला को ये सब देखकर और जलन होने लगी। कमला सुनीता और निशा को देख देख कर और ज्यादा चिढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर सुनीता जीत गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और ऊपर से निशा और उसके साथ मिल गई। अब तो उसका जीतना पक्का है, लेकिन मैं इसको जीतने नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। एक दिन कमला सुनीता के घर पहुंची और वहां जाकर सुनीता को उसी की सास के खिलाफ भड़काने लगी। सुनीता, क्या तुम्हें पता है, दादी जी सबको बता रही हैं कि जीत का सारा श्रेय उन्हें मिलेगा, और जीतने के बाद जो पैसे मिलेंगे और तोहफे मिलेंगे वो भी दादी ही रखेंगी। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या माँ जी ने सच में ऐसा बोला है? कमला ने झूठ को सच की तरह पेश किया। सुनीता के मन में शंका पैदा हो गई। अगले कुछ दिनों तक सुनीता चुप चुप रहने लगी। दादी ने कई बार पूछा, क्या बात है बहू, तू आजकल इतना चुप चुप क्यों रहने लगी है? कुछ बात है क्या बहू? बात तो बता, कम से कम आखिर बात क्या है? लेकिन सुनीता टाल देती। दादी भी दुखी रहने लगी। रिया ने भी महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा मैदान रंगीन झंडियों और गुब्बारों से सजा हुआ था। हर तरफ स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैली थी। सुनीता ने सुंदर तरीके से अंडा चाट सजाई। कमला ने भी अपनी खास डिश तैयार की। लोग उत्सुकता से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान रिया पानी लेने गई। वहां उसने कमला और उसकी सहेली को बातें करते हुए सुना। मैंने सुनीता और उसकी सास के बीच गलतफहमी पैदा कर दी ताकि उनके बीच लड़ाइयाँ हो और दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर दे। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। मम्मी, कमला आंटी झूठ बोल रही थी, उन्होंने आपके और दादी के बीच में गलतफहमी डाली है
ताकि आप दोनों एक दूसरे से बात ना करो और आप ये प्रतियोगिता हार जाओ। क्या सच में कमला ने ऐसा किया? उसने मेरे और माँ जी के बीच दरार डाली? ये उसने सही नहीं किया। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी से बोलना बंद कर दिया। माँ जी के दिल पर क्या बीती होगी, मैंने एक बार भी नहीं सोचा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो दादी के पास पहुंची। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो माँ जी। क्या हुआ बेटा, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? मैंने आप पर शक किया, आपके बारे में गलत सोचा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो। रिश्ते भरोसे से चलते हैं बहू, और तेरे मेरे बीच में जो भरोसा है वो कभी टूट ही नहीं सकता। तो चिंता मत कर बहू, अब सब ठीक है। अब परिणाम घोषित होने का समय था। पूरा मैदान शांत हो गया। मुख्य जज मंच पर आए। उन्होंने कहा, इस बार प्रतियोगिता में सभी व्यंजन शानदार थे, पर एक व्यंजन ऐसा था जो सबसे ज्यादा शानदार और स्वादिष्ट था। सबकी धड़कनें तेज हो गई। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, विजेता है सुनीता की घर में बनाई अंडा चाट। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रिया और चिंटू खुशी से उछल पड़े। कमला का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ देर बाद वो सुनीता और दादी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनीता कुछ कहती उससे पहले दादी बोली, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उस गलती का पश्चाताप होना भी बहुत जरूरी है। कोई नहीं कमला बेटी, ये सब तो होता रहता है, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मैं जलन में अंधी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब इतनी बड़ी गलती कर दी। उस दिन के बाद मोहल्ले में सब कुछ बदल गया। सुनीता ने सभी महिलाओं को मुफ्त में अंडा चाट बनाना सिखाया। कमला भी सीखने आने लगी। निशा ने बच्चों के लिए कुकिंग क्लब शुरू किया। अब मोहल्ले में प्रतिस्पर्धा कम और अपनापन ज्यादा था। कुछ महीनों बाद फिर एक सुंदर शाम आई। पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। बीच में बड़ी सी अंडा चाट की प्लेट रखी थी। सब मिलकर हंसते हुए खा रहे थे। जानते हो इस चाट की सबसे खास बात क्या है? क्या पापा? इसमें सिर्फ मसाले नहीं, हमारे परिवार का प्यार मिला है, इसलिए तो ये खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है। और दादी का जादुई मसाला भी। सब जोर से हंस पड़े। कमला भी पास बैठी मुस्कुरा रही थी। अब ना कोई जलन थी, न कोई गलतफहमी, सिर्फ प्यार, विश्वास और खुशियों की मिठास थी। आसमान में चमकते सितारे मानो यही कह रहे थे कि सच्चे रिश्तों का स्वाद दुनिया की हर डिश से ज्यादा अनमोल होता है। सुनिए, अब थोड़ा रुक जाइए, आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, अब क्या बनाया है आज खाने में? करारी भिंडी, आपको बहुत पसंद है ना? अरे राधिका, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुशी होते रहोगे या खाओगे भी? अब तुम भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। श्याम की जिद पर राधिका ने भी खाना शुरू कर दिया। श्याम और राधिका की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। श्याम एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। श्याम दिन भर अपने खेत में काम करता और राधिका घर संभालती। खाना खाने के बाद राधिका श्याम को एकटक देखती रही। अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हो कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो? अब बात तो साफ है ना राधिका, कर्जा लिया है तो पाटना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस किशन की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो उसमें अब मैं क्या करूँ? खेती बाड़ी छोड़कर उस किसान की तरह सब्जी बेचने लग जाऊं क्या? हाँ, तो उसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे, और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूंगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो, पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो किशन टमाटर कितने में लेकर गया आपसे? अब 50 किलो निकले थे तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। दुकान चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ
लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। राधिका खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद श्याम बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। राधिका ने बात ठीक ही कही थी, पर तभी श्याम को सरपंच सूरजमल का ख्याल आया, जो कि एक नंबर का खड़ूस और लालची आदमी था। दरअसल श्याम के पिता ने अपने बुरे वक्त में कई साल पहले सूरजमल से उधार लिया था, जिसके बदले में श्याम का आधा खेत सरपंच के पास अब तक गिरवी पड़ा हुआ था। श्याम उस खेत पर खेती नहीं कर सकता था, वहाँ सरपंच के लोग ही खेती करते थे। श्याम अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी अपनी सब्जियां यहीं बेचने लगूं खुद से। हाँ हाँ बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर सब लोग सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके लठैत आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। श्याम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने राधिका को सारी बात बता दी। राधिका ने कुछ देर अपना दिमाग लड़ाया और फिर, सुनो मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे गांव के सबसे नजदीक का गांव है बिशनपुरा। आप वहाँ जाकर भी तो अपनी सब्जियां बेच सकते हो। वहाँ ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है वहाँ, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, बिशनपुरा तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊंगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो, जिस नदी के किनारे हमारे गांव बसा है, बिशनपुरा भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए, उसे चलाने में भी कोई खर्चा नहीं। श्याम को राधिका की बात भा गई। अगले ही दिन श्याम ने अपनी जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर गांव के बढ़ई से एक बढ़िया नाव बनवा ली और फिर वो उस नाव को नदी में लेकर गया। उस दिन राधिका और श्याम बहुत देर तक नाव में नदी की सैर करते रहे। श्याम नाव चलाकर उसे बिशनपुरा तक घुमा लाया। राधिका ने देखा कि वहाँ राशन वगैरह की दुकानें तो थी, पर सब्जी की दुकानें बहुत ही कम थी, और ये देखकर श्याम और राधिका की अच्छी कमाई की उम्मीद और बढ़ गई। अगले दिन से ही श्याम अपनी नाव से सब्जियां लेकर बिशनपुरा जाने लगा। वो वहाँ जाता और सब्जी बेचता। बिशनपुरा के लोगों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही श्याम सब्जियों के वाजिब दाम ही लेता था। तो इस तरह राधिका और श्याम के दिन बहुरने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, राम राम सरपंच जी। आ गया तू श्यामू? जी मालिक। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किस्त है। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता तो हूँ आपको। देख अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी, परवर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे, जा जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सूरजमल श्याम से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि श्याम उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसीलिए अब वो उसे परेशान कर रहा था। उधर श्याम को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधा गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से श्याम सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात श्याम को एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए फिलहाल उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को उसे बादलों के बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसे ही होती रही और पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में श्याम ही वो इंसान था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई श्याम की तारीफ कर रहा था। और फिर, अजी सुनते हो? हाँ क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या,
सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। शांता बता रही थी कि बाकी लोग तो सही समय पर निकल आए, लेकिन सरपंच जी अपने पोते के साथ घर के अंदर फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। इतना कहकर श्याम ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच अपने पोते को कंधे पर बिठाए पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन श्याम फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच और उनके पोते को अपनी नाव पर बिठाकर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिनों तक सरपंच और उसका पोता श्याम के घर की छत पर रहे। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो श्याम ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चलें। बस करो श्याम, मेरी आंखें खुल गई हैं भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहां और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, वो भी बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर श्याम और राधिका खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने सूरजमल के मन पर चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए